Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976 allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. हेलो दोस्तों, आज हम 2022 में आई राम सेतु मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है अफ़गानिस्तान में, जहां तालिबानियों ने भगवान बुद्ध की मूर्ति को तोड़ दिया है और उसके बचे अवशेषों को ही बचाए रखने के लिए अलग अलग देशों के आर्कियोलॉजिस्ट आए हुए हैं। उन्हीं में इंडिया की तरफ से आर्यन यानी अक्षय कुमार भी आए हुए हैं। उनके साथ पाकिस्तान से भी एक आर्कियोलॉजिस्ट आया हुआ है। जब ये लोग अपनी जांच शुरू करते हैं तो वहाँ उन्हें ज़मीन में धंसा हुआ एक बक्सा मिलता है। वो उसे खोल पाते उससे पहले तालिबानी फिर से उस जगह पर हमला कर देते हैं, पर आर्यन और पाकिस्तानी वैज्ञानिक मिलकर किसी तरह बक्से को बचाकर भागने में कामयाब हो जाते हैं और उसी दौरान वो नीचे एक गुफा में गिर जाते हैं और वहाँ उनको भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति मिलती है। इसके बाद आर्यन और बाकी सब पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में जाते हैं। वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं और उस बक्से में जो भी सामान निकलता है उसका आधा हिस्सा इंडिया को दे दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर एक रिपोर्टर ऐसा सवाल पूछ लेता है जिससे दोनों देशों में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पर आर्यन एकता की बात करके बात को संभाल लेते हैं और साथ ही ये बताते हैं कि उन्हें भगवान पर विश्वास नहीं है और वो एक नास्तिक हैं। और इस नास्तिक वाली बात को मीडिया बहुत बड़ा कर देती है और इस बात से आर्यन की वाइफ गायत्री को भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो अपने धर्म और इतिहास पर पूरा भरोसा करती है और इसलिए वो अपने बेटे कबीर को आस्तिक बनाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं रामेश्वरम के तट पर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ मिलकर सरकार राम सेतु को तोड़कर एक नया सेतु बनाना चाहती थी, जिससे भारत और श्रीलंका के बीच का सफ़र कम और आसान हो पाए। लेकिन राम सेतु से हमारी धार्मिक आस्था जुड़ी हुई थी, इसलिए लोग उसे तोड़ने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो हमारी पुरानी धरोहर है। इसलिए सरकार आर्यन को बुलाकर कहती है कि वो एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करे जिससे ये प्रूफ हो सके कि राम सेतु भगवान श्री राम ने नहीं बनाया, वो प्राकृतिक है। आर्यन भी इस बात के लिए हाँ कह देता है और वो अपनी रिपोर्ट बनाने लगता है, लेकिन गायत्री उसे समझाती है कि वो ऐसा ना करे। राम सेतु से सबकी आस्था जुड़ी हुई है और आर्यन की रिपोर्ट के बाद ये बात कोर्ट में चली जाती है और पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, जहाँ पर कोर्ट सरकार को कोई साइंटिफिक प्रूफ लाने को कहती है जिससे साबित हो सके कि राम सेतु मैन मेड नहीं नेचुरल है, और उसके बाद ही कोर्ट कोई फैसला सुनाएगी। और ये सब हो जाने के कारण आर्यन को जॉब से निकाल दिया जाता है और ये सरकार ने ही किया था ताकि उनकी इमेज ख़राब ना हो। फिर आर्यन घर आता है, जहाँ गायत्री उसे कहती है कि उसने तो उसे पहले ही वार्न किया था कि वो ऐसा ना करे। उसके बाद आर्यन को उसके बॉस का कॉल आता है, जो उसे अपने उसी बिजनेसमैन से मिलने के लिए बुलाता है जो राम सेतु को तोड़ना चाहता था, और वो लोग आर्यन को ये प्रूफ करने के लिए बोलते हैं कि राम सेतु एक नेचुरल एलिमेंट है और इसके लिए आर्यन को बहुत सारी सुविधाएं और एक अच्छी टीम मिलेगी। लेकिन आर्यन डर के कारण इस डील के लिए मना कर देता है, क्योंकि अपनी रिपोर्ट के कारण उससे पहले ही बहुत बदनामी हो चुकी थी। और जब आर्यन वहाँ से बाहर आता है तो कुछ लोग उसके मुंह पर कालिक पोतकर भाग जाते हैं और तभी उसे उसके बेटे के स्कूल से कॉल आता है, क्योंकि कबीर ने किसी बच्चे से लड़ाई कर ली थी, क्योंकि वो लड़का उसको रावण के परिवार का बोल रहा था, जहां आर्यन और उस लड़के के फादर के बीच भी लड़ाई हो जाती है, जहां प्रिंसिपल आर्यन को बहुत डांटती है। और ये सब देखकर आर्यन सरकार का दिया ऑफ़र लेने का डिसाइड करता है, जिससे गायत्री ज़रा भी खुश नहीं होती और इसी बात के कारण गायत्री नाराज़ होकर अपने बेटे को लेकर वाराणसी चली जाती है। लेकिन आर्यन अपनी वाइफ की बात ना मानते हुए राम सेतु के ऊपर से उड़ता हुआ एक जहाज़ तक पहुंचता है, जिसका नाम पुष्पक अल्फा होता है, जहां वो बाली से मिलता है और उसे बाकी की टीम से मिलवाता है, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं और सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। वहीं जैकलिन भी होती है, उसका नाम सैंड्रा होता है। आर्यन को वहाँ एक सूट दिखाया जाता है जो पानी में बहुत आसानी से चल सकता है और भी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं उसमें, लेकिन वो अभी रेडी नहीं होता है। अब इसके बाद उन सबको चाहिए था राम सेतु का सैंपल, जिस पर वो टेस्ट करके पता लगाने वाले थे कि वो पत्थर 7,000 साल से ज़्यादा पुराना है, यानी भगवान श्री राम के जन्म से भी पहले का है। सैंपल लाने की जिम्मेदारी आर्यन को दी जाती है और वो उस वाटर सूट को पहनकर समंदर की गहराई में जाता है और साथ ही उसकी मदद के लिए टीम के कुछ गोताखोर भी गए हुए होते हैं। वहाँ वो देखता है कि समंदर के अंदर कितनी खूबसूरती है
और साथ ही राम सेतु का सैंपल भी ले आता है, जिस पर एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाता है, जिसमें ये पता चलता है कि वो पत्थर भगवान श्री राम के जन्म से पहले का है। ये सुनकर बाली बहुत खुश होता है और रिपोर्ट सबमिट करने को बोलता है। लेकिन आर्यन राम सेतु के ईंटों का भी टेस्ट करना चाहता था, क्योंकि लोग कहते हैं कि उसमें श्री राम का नाम लिखा हुआ है। लेकिन वहाँ पहुँचना आसान नहीं होता, क्योंकि वो पत्थर श्रीलंका बॉर्डर के अंदर आता है और वहाँ जाने की परमिशन नहीं थी। लेकिन आर्यन इसका भी उपाय निकाल लेता है। लो टाइड होने की स्थिति में वो सबके साथ वहाँ जाने का प्लान करता है। अब आर्यन पानी के अंदर पहुँच के वहाँ से पत्थर उठाने ही वाला होता है कि बाली उसे वापस खींच लेता है। लेकिन वहाँ सब बहुत हैरान होते हैं ये देखकर कि आर्यन तो उस सूट में है ही नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्यन राम सेतु का पत्थर लेकर बहुत ही स्टाइल में आ रहा होता है, और ये सच में बहुत ही अच्छा सीन है। और अब उस पत्थर की जांच शुरू होती है, जिसमें ये पता चलता है कि उस पत्थर को कहीं और से लाकर राम सेतु में लगाया गया है, जिससे आर्यन को ये लगता है कि राम सेतु भगवान राम ने ही बनवाया था। ये बात वो बाली को बताता है, और इस बात का पता जब बिजनेसमैन इंद्रजीत को पड़ता है तो वो आर्यन को और भी पत्थर लाने को कह देता है। लेकिन बात यह थी कि इंडिया के अंदर वाले राम सेतु को तोड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर लोगों को पता चलता तो ये लोग तो इनकी जान ही ले लेते। तो इसलिए इंद्रकांत उन्हें श्रीलंका के बॉर्डर से पत्थर लाने को कहता है, और इंद्रकांत उन्हें भरोसा दिलाता है कि श्रीलंका जाकर पत्थर लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इंद्रकांत के पहचान के बहुत सारे लोग श्रीलंका में मौजूद हैं। फिर आर्यन अपनी टीम को लेकर एक वाटर जेट के सैंपल लेने चला जाता है, लेकिन बीच समुंदर में उसका जेट खराब हो जाता है। और यहाँ पर आर्यन और टीम को समझ में आता है कि उन्हें पत्थर लाने के लिए नहीं, मरने के लिए इस समंदर में भेजा गया है। अब ये जानने के बाद आर्यन बहुत मुश्किल से जेट को पानी के ऊपर तो ले आता है, पर तूफान इतना तेज़ होता है कि वो पानी में गिर जाते हैं। तभी एक आदमी अपनी छोटी सी बोट लेकर आ जाता है और उन तीनों को बचाकर ले जाता है। वैसे उस आदमी का नाम एपी होता है, और वो बताता है कि वह एक गाइड है और वो वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ जाने में उनकी मदद करेगा, और जो भी खर्चा होगा वो अपनी डायरी में लिख लेगा। फिर जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग आइलैंड से निकल कर जा रहे होते हैं, तभी बाली वहाँ अपने गुंडे लेकर आ जाता है, जिसे देखकर वो वापस जाकर वहीं आइलैंड पर छुप जाते हैं, जहाँ श्रीलंका की आर्मी आ जाती है और बाली और उसके गुंडों से लड़ने लगती है। और ये सब हेलीकॉप्टर्स में बैठ जाते हैं, और एपी भी छलांग लगाकर चढ़ जाता है। लेकिन इन सब में आर्यन के एक साथी मारी जाती है। और इधर सरकार आर्यन की पहले बनाई रिपोर्ट के आधार पर यह बताती है कि राम सेतु 18,000 साल पुराना है, मतलब राम सेतु भगवान राम ने नहीं बनाया है। और इसी समय आर्यन गायत्री को कॉल करके जो हुआ बताने लगता है, तो गायत्री उसे वापस आने को कहती है, क्योंकि 7,000 साल पुराना इतिहास पानी में डूब चुका होगा। यह सुनकर आर्यन को एक आइडिया आता है, क्योंकि वो ये देखता है कि श्रीलंका में लोग रावण की पूजा कर रहे होते हैं। तो वो सोचता है कि अगर रावण का अस्तित्व वो साबित कर दे तो श्री राम का अस्तित्व खुद ही साबित हो जाएगा। तो आर्यन एपी से मदद मांगता है ताकि वो श्रीलंका के इतिहासकारों से उसकी मुलाकात करवा सके। वहीं हम देखते हैं कि बाली के गुंडे उन लोगों पर नज़र रखे हुए हैं, और फिर वो गुंडे उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे आते हैं। लेकिन आर्यन उन्हें बेवकूफ़ बनाकर सैंड्रा को लेकर निकल जाता है। रात को एपी आर्यन को एक पंडित से मिलवाता है, जो उसे एक पत्रिका देता है, जिसमें रावण की लंका तक जाने का गुप्त मार्ग बताया गया होता है। लेकिन आज तक उस गुप्त मार्ग को कोई ढूंढ नहीं पाया था। और ये सब सुनकर एपी अपने डायरी में हिसाब लिखने लग जाता है। फिर वो सब उस जगह को ढूंढने निकल पड़ते हैं जहां उनको रावण फॉल पर जाना था। दूसरी तरफ बाली पंडित को मारकर उसकी पत्रिका छीन लेता है। यहाँ आर्यन झील को पार करके एक जगह पहुंचते हैं, जहां पानी की परछाई में आर्यन को एक पहाड़ दिखाई देता है, जिससे वो सब समझ पाते हैं कि रास्ता पानी के अंदर से है। तो वो तीनों पानी के अंदर छलांग लगा देते हैं। दूसरी तरफ बाली और इंद्रजीत को पता चल जाता है कि आर्यन किस चीज़ की खोज में निकला है, और उसे वो गुप्त सुरंग ढूंढ ली है। और बाली उसके सुरंग से बाहर आने का वेट करता है, और आर्यन को वहाँ सुरंग में रावण के महल का दरवाज़ा मिल जाता है, और जो रावण के समय लिखा हुआ कोई लेख भी मिलता है, जिसका वो फ़ोटो खींचने लगता है, जिससे उन्हें रावण की लंका के होने का सबूत मिल जाता है। इसके बाद वो तीनों त्रिकुट पर्वत पर जा पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें संजीवनी बूटी मिलती है, और एपी उनमें से एक उठाकर अपने बैग में रख लेता है।
वहाँ पर बाली गायत्री के साथ वहाँ पहुँच जाता है क्योंकि गायत्री ने उसे आर्यन का पता बता दिया होता है। फिर बाली सबको अपने साथ हेलीकॉप्टर में बिठाकर ले जाने लगता है और साथ ही धमकाने भी लगता है कि श्री राम वाला पत्थर वो उन्हें दे दे, लेकिन आर्यन इसके लिए साफ मना कर देता है। फिर उन लोगों में थोड़ी बहस होने लगती है और इसी दौरान एपी हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसका बैग आर्यन के पास रह जाता है जिसमें श्री राम वाला पत्थर होता है। फिर उसी बैग से आर्यन बाली को खूब मारता है और उसे घायल कर देता है और हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है जिसमें सभी सही सलामत होते हैं। फिर आर्यन बैग लेके वापस हेलीकॉप्टर में जाता है और देखता है कि एपी के बैग में राम सेतु का पत्थर है और पत्रिका भी है। फिर आर्यन बाली और सबको बचाकर अलग ले जाता है। अब जबकि आर्यन ने बाली की जान बचाई थी तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और सबको इंडिया वापस ले आता है। और वहीं कोर्ट में जज फैसला सुनाने ही वाले होते हैं कि आर्यन वहां पहुंच जाता है सारे सबूत लेकर और ये भी कहता है कि राम सेतु को भगवान श्री राम ने ही बनाया था और वो सबको रावण के होने का प्रूफ दिखाता है और संजीवनी बूटी भी दिखाता है, जिसे देखकर जज के साथ सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। इन सबको देखकर विपक्ष अपनी दलील रखता है कि धार्मिक आस्था के नाम पर देश में विकास नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में तो हर चीज़ में भगवान का वास माना जाता है, तो कैसे विकास होगा, क्योंकि जब तक पुराना तोड़कर नहीं नया बनाया जाएगा तब तक विकास संभव नहीं है। और इसके जवाब में आर्यन कहते हैं कि ताजमहल और उसके जैसी कई इमारतों को बचाने के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं, उसी तरह राम सेतु भी हमारे देश की धरोहर है। देश में भगवान राम के तो इतने मंदिर हैं, फिर भी उन्हें कोई नहीं तोड़ेगा, जबकि राम सेतु तो एक ही है। ये सब सुनकर जज भी आर्यन के पक्ष में फैसला सुनाते हैं और ये भी कहते हैं कि अगर सरकार को राम सेतु को तोड़ना है तो वो उन्हें साबित करना होगा कि भगवान श्री राम नहीं हैं। और यहाँ बाहर गायत्री और आर्यन एपी के बैग को देखकर उसे याद कर रहे होते हैं। और जैसे ही आर्यन एपी की डायरी को खोलने वाला होता है, कोर्ट का फैसला आ जाता है, इस वजह से वो उसे नहीं खोल पाता। फिर हम एंड में देखते हैं आर्यन का बेटा हनुमान जी की कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है और अंजनी पुत्र नाम बोलता है, जिससे आर्यन को याद आता है कि एपी ने भी अपना पूरा नाम यही बताया था। फिर आर्यन एपी की डायरी खोलकर देखता है जिसमें सिर्फ श्री राम का नाम लिखा होता है, जिससे वो समझ जाता है कि स्वयं हनुमान जी उसकी मदद करने रूप बदल कर आए थे, ताकि वो पूरी दुनिया को ये बता सके कि रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, सच्चाई है। और ये सीन सच में बहुत अच्छा है। और इसी बेहतरीन सीन के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी और ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो जल्द ही मिलेंगे एक और बेहतरीन मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।